स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का प्रतिलिपिकरण क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने दिया है। एक डीएनए से अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, एक डीएनए से दो नया डीएनए बनेगा। प्रतिलिपि माने होता है फोटोकॉपी, यानी कि एक डीएनए से एक और नया डीएनए बन जाएगा। ठीक है, फोटोकॉपी एकदम सेम टू सेम। कैसे बनता है आइए इसको जानते हैं। पहले एक छोटा सा स्टेप देखिए, कॉमन तौर पर मतलब कैसे होता होगा। मान लिया एक डीएनए है, पहले इसके दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं। स्ट्रैंड में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड को पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एक होता है 3' 5', मान लिया है 3' 5' और दूसरा उसका अपोजिट होता है 5' 3'। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये दो स्ट्रैंड होते हैं 3', यहाँ पर ये नीचे आना चाहिए 3' 5'। ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा 5' 3' होगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, खुल जाएंगे। खुलने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये जो आपको दिखाया जा रहा है बीच में, ये याद कीजिए कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में ये नाइट्रोजन क्षारक थे, जो उसी में कुछ हो गया है। बीच से अभी हम एंजाइम बताएंगे आपको, बीच से एंजाइम आएगा और उनके बीच प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड देख रहे हैं आप और नीचे वाला स्ट्रैंड जो आप देख रहे हैं, इसमें एक बीच में और एक नया स्ट्रैंड आएगा। ठीक है, इसके पास आएगा एक नया स्ट्रैंड बनेगा और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से जो है क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड फिर आपस में निपट जाएंगे इधर वाला, और फिर ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा नीचे। ठीक, तो आपने क्या देखा कि एक डीएनए से दो डीएनए बने। ठीक है, एकदम सेम टू सेम रहते हैं। ठीक है, अब इसको हम जैव रासायनिक प्रक्रिया से कैसे ये होता है, कैसे बनता है, ठीक है, जीव विज्ञान की भाषा में, रासायनिक लैंग्वेज में इसको हम समझेंगे ये कैसे होता है। तो चलिए, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं पहले उनको जान लेते हैं, क्योंकि बिना एंजाइम की क्रिया होती ही नहीं। ठीक है, तो पहले उससे हेल्पफुल एंजाइम्स को जान लें कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो पहला आवश्यक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, दूसरा हेलिकेज, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज, चौथा डीएनए पॉलीमरेज और पांचवा डीएनए लाइगेज। ये पांचों एंजाइम्स आप दिमाग में डाल लीजिए और हमेशा के लिए याद कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। ये पांचों एंजाइम ही डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। इन पांचों एंजाइम्स को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है डीएनए का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि मैंने कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है। अब स्टार्ट कैसे होता है कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम डीएनए पर आता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे बनाया है, तो टोपोआइसोमरेज डीएनए पर आता है और इसका कार्य होता है कि इसके दोनों स्ट्रैंड को खोल देना। इसके दोनों स्ट्रैंड को टोपोआइसोमरेज आगे बढ़ता जाता है और स्ट्रैंड को खोलता जाता है। जब स्ट्रैंड खुल जाएंगे तो आपको अब मैं बताऊंगा उसका रूप क्या है। मान लिया ये टोपोआइसोमरेज ऐसे गया खोलते हुए और यहाँ कहीं पर होता है। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ कि अब ये कैसा हो जाएगा। सीढ़ीनुमा दिखेगा, आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ। सीढ़ीनुमा दिखेगा, जैसे ही खुल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए टोपोआइसोमरेज ने
क्या किया, आप जितना एंजाइम देख रहे हो ना सब में एज लगा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जिसमें एज लगा हो लास्ट में लगभग वो क्या होता है, एंजाइम होता है। देखिए यहाँ पर टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, सब में एज आ रहा है, एंजाइम है। तो अब जो टोपोआइसोमरेज यहाँ था वो मान लीजिए यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है। अब दूसरा एंजाइम आता है हेलिकेज। हेलिकेज इसके बीचों बीच आता है, मान लिया यह हेलिकेज है, यह कुछ इस तरह से एक सिंबल दे रहे हैं, यह हेलिकेज है। आइए आगे बढ़ता जाता है तो हेलिकेज का कार्य होता है नाइट्रोजन क्षारकों के बीच उपस्थित बांड्स को तोड़ देना, हाइड्रोजन बांड को तोड़ देना। आप लोगों को पता होगा कि जो डीएनए में जो होते हैं, जैसे एडेनिन के साथ थायमिन अटैच होता है, साइटोसिन के साथ गुआनिन, और एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बांड और साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसा ही कुछ व्यवस्था है, यहाँ मान लीजिए एडेनिन है, फिर से स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ थायमिन तब होगा, और मान लीजिए यहाँ पर गुआनिन है, तब साइटोसिन होगा। फिर यहाँ पर मान लीजिए साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन होगा। जैसा बताया गया था कि क्रम पर इसमें निश्चितता नहीं रहती है, कोई कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या होगा, थायमिन। तो इन नाइट्रोजन क्षारकों के बीच अपने बॉन्ड्स होते हैं, जैसे एडेनिन और थायमिन के बीच हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, गुआनिन साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यही जो बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जब आता है दूसरा वाला एंजाइम हेलिकेज तो इन बॉन्ड्स को तोड़ता आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जब तोड़ेगा तो कौन सा मुक्त हो जाएगा, अब आपको समझाते हैं। यूँ समझिए कि ये जो है क्या है, हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज। अभी आगे बढ़ रहा है तो सारे बांड को तोड़ता चला जाएगा। जब सारे बांड को तोड़ता जाएगा तो आप देखेंगे इस रूप में आ जाएगा, बीच से मतलब यूँ मान लीजिए कि बांड टूट गया बीचों बीच, ठीक है। जैसा मैंने नाइट्रोजन क्षारकों को दिखाया था, अब इस तरह से, ठीक है ना, समझ लीजिए बीच से बांड टूट गया है, ऐसे बीच से बांड टूट गया है। जो हाइड्रोजन बांड थे जिनके बीच डबल था वो डबल टूट गया, जिनके बीच ट्रिपल था वो ट्रिपल टूट गया। ये हाइड्रोजन बांड टूट गया है, और मान लीजिए कि यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आ गया है, ठीक है। हेलिकेज नाइट्रोजन क्षारकों में हाइड्रोजन बांड को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, और फिर क्या होता है, ये दोनों टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज आगे बढ़ते जाते हैं और अपना अपना काम करते जाते हैं। अपना अपना काम करने का मतलब क्या हुआ, टोपोआइसोमरेज का काम था दोनों स्ट्रैंड को खोलना, और हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बांड को तोड़ना, ठीक है। ये दोनों अपना काम करते जाते हैं। फिर आता है तीसरा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये सब आगे बढ़ चुकी हैं, ये सब आगे बढ़ चुके हैं, मान लिया इसको बदल दीजिए, ठीक है। और ये यहाँ पर हेलिकेज आ गया है, सपोज कीजिए यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। अब इधर जहाँ बांड टूट चुके हैं वहाँ पर आता है तीसरा एंजाइम, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये यहाँ पहुँच गया है। अब तीसरा आता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मान लिया यहाँ आ गया, आरएनए पॉलीमरेज मान लिया ये है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है डीएनए पर और आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर का मतलब ये हुआ कि पहले से ही सेल में उपस्थित रहते, प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजन क्षारक, उनको यह ऐड कर देता है। मान लिया यह एडेनिन है, यह है, एक मिनट, दूसरा साइटोसिन है, ठीक है, साइटोगुआनिन है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज आता है और यह एंजाइम क्या करता है, प्रेरित करता है जो पहले से प्रेजेंट हैं ऑलरेडी
नाइट्रोजन क्षारक उनको इनके साथ ऐड होंगे। जैसे एडेनिन के साथ, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आया है तो यूरेसिल को लेकर आएगा, ठीक है। आपको बताया गया था कि एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है डीएनए में, लेकिन आरएनए में एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ता है। साइटोसिन के साथ तो गुआनिन होता ही है और गुआनिन के साथ साइटोसिन तो होता ही है। आरएनए पॉलीमरेज का सिर्फ इतना काम है, स्टार्टर का ये काम करता है। ये आकर स्टार्ट कर देता है उस काम को, जहाँ जो उस काम को स्टार्ट करता है जिस काम के लिए डीएनए पॉलीमरेज बना है। यानी कि अब यहाँ पर इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज के बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और क्या करेगा, एक न्यू स्ट्रैंड बनाएगा और इनके साथ श्रृंखला को जोड़ता चला जाएगा, नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ता चला जाएगा। क्योंकि यह डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए में जो लगते हैं, जो जुड़ते हैं नाइट्रोजन क्षारक, वो बनेंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट करके काम चला जाता है, ये फिर इसका काम नहीं पड़ता है, इससे भी स्टार्ट करके चला जाता है। इसी के स्ट्रैंड के साथ आता है डीएनए पॉलीमरेज। मान लिया यहाँ पर आ गया अगला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और फिर एक न्यू स्ट्रैंड बनाता है और उस स्ट्रैंड पर पहले से ही जो जहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक थे उनकी सीध में उनके जोड़ी के नाइट्रोजन क्षारक बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर एडेनिन था तो यहाँ क्या आ जाएगा, थाइमिन, और उसके बाद यहाँ पर मान लिया गुआनिन था तो साइटोसिन, यहाँ पर साइटोसिन था तो गुआनिन, मान लिया थाइमिन था तो एडेनिन, एडेनिन था तो थाइमिन, गुआनिन था तो साइटोसिन, थाइमिन था तो एडेनिन, साइटोसिन था तो गुआनिन, ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये यहाँ पर ऐसे होता है। और जो नया स्ट्रैंड बनेगा ना वो विपरीत बनेगा। जैसे यहाँ पर चला था, कौन सा स्ट्रैंड था पहले, 5'3' था, क्या था 5'3'। तो उस 5'3' पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा, स्ट्रैंड पहले आप समझिए, आप सबसे पहले अपना जो शुरू में अपने डीएनए स्ट्रैंड्स लिए थे उनको पहले देखिए। अब देखिए गौर से, ये वाला एक था बड़ा वाला जिसका नाम था 3'5', ठीक है। यहाँ देखिए 3'5'। और जो दूसरा वाला था उसका उल्टा था, देखिए ध्यान से, ये इधर से गया था 3'5', और दूसरा वाला देखिए 3'5', दूसरा वाला देखिए 5'3', ये था। अब मान लिया जो पहला वाला है, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाइए, मेरे पास कलरफुल मार्कर रहा होता तो ज़्यादा स्पष्ट होता, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, समझ में आएगा कि ये जो 3'5' गया ये क्या होगा, पैरेंट स्ट्रैंड होगा। पहला नोट करने वाली बात है कि जब पैरेंट स्ट्रैंड 3'5' होगा, 3'5' होगा, तब जो है न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा, न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है, न्यू स्ट्रैंड, वो क्या होगा, उल्टा होगा, वो 5'3' होगा। आप देख सकते हैं ये 3'5' वाले पर जो नया वाला बना है यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, वो क्या है 5'3' होगा, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है ना, 5'3' हो जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ तथा सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सट कर जाएगा, यानी इस तरह से टूटे नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, इस तरह से टूटे नहीं होंगे, वो इस पर आएगा, टूटे वाली बात इस पर आएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, होगा। परंतु निचले वाले पर आप देखेंगे कि जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, नीचे वाला इसका पैरेंट स्ट्रैंड होगा, क्योंकि पुराना वाला वही है, ठीक है। जब पैरेंट स्ट्रैंड 5'3' हो, देखिए यहाँ पर 5'3' हो, तब न्यू स्ट्रैंड, आप तो समझ गए होंगे विपरीत बनेगा, तब न्यू स्ट्रैंड 3'5' हो जाएगा। देखिए 5 का उल्टा 3'5' हो जाएगा, 5' होगा। परंतु
अब की बार क्या होगा कि अब की बार डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यानी कि सतत नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे होगा डिसकंटिन्यूअस, इसको बता रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पर क्या होगा, यहाँ पर मानिए एडेनिन है, वहाँ पर गुआनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, मानिए यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ पर थायमिन है, मानिए यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, थायमिन है, ऐसे करके मान लिया नाइट्रोजन क्षारक हैं। तो क्या होगा कि अब की बार बढ़ने की दिशा देखिए मैंने एरो दिया है, इधर से होगा। उसमें जो न्यूट्रिएंट बन जाता है वो इधर से बन रहा था, लेकिन इसमें इधर से बनेगा। अगर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है? थायमिन। साइटोसिन गुआनिन है तो उसके साथ क्या जुड़ता है? साइटोसिन। ठीक है, और अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो उसके साथ क्या जुड़ेगा? गुआनिन। और थायमिन है तो एडेनिन। लेकिन ये खंड में बनता जाएगा। किसमें बनता जाएगा? खंड में बनता जाएगा, जो कि मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि लगातार सतत जुड़ा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर गुआनिन तो साइटोसिन, थायमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, एडेनिन है तो थायमिन। ठीक है, फिर जो है ऐसे तमाम खंड बनते चले जाएंगे। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी खंड, सेगमेंट ऑफ ओकाजाकी खंड कहते हैं। ठीक है, अब क्या ये खंड ऐसे ही असतत रहेंगे, डिसकंटिन्यूअस रहेंगे? नहीं, इसके लिए एक एंजाइम और आपको बताया गया, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? वह एंजाइम इन ओकाजाकी खंडों को जोड़ देता है। तो आप यूँ समझ लीजिए, ऐसे जोड़ देगा। ठीक है, ओकाजाकी खंडों को जोड़ देता है कौन? डीएनए लाइगेज। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक नया डीएनए ऊपर भी बन चुका है, एक नया डीएनए नीचे भी बन चुका है, परंतु दोनों डीएनए में पेरेंट स्ट्रैंड प्रेजेंट है। देखिए एक नया स्ट्रैंड दोनों में आया है ना, पहले ऊपर जो बना उसमें एक पेरेंट है और एक न्यू है स्ट्रैंड। ठीक है, और नीचे वाले में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसे डीएनए में जिसमें प्रेजेंट है जो है पेरेंट डीएनए, तो ऐसे डीएनए को हम मतलब इस क्रिया जो ये हो रही है डीएनए की प्रतिलिपिकरण जो हो रही है, रेप्लिकेशन जो हो रही है, तो इस प्रकार का जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी मतलब पिता का आधा गुण लिए होता है। देखिए आधा गुण लिए हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये था डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिलिपिकरण। ठीक है, अब ये डीएनए प्रतिलिपिकरण जो हुआ है इसमें अब इनका पूरा सही ढंग का रूप दिखा रहा हूँ। फिर इनके बीच सारे हाइड्रोजन बांड बन जाते हैं। ठीक है, इनके बीच जो बांड रहते हैं फिर ये सीधा, पहले तो सीधे ही रहते हैं, फिर ये क्या होते हैं? कुंडलित हो जाते हैं, और जिस तरह से डीएनए इस तरह से होता है उस रूप में फिर ये आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको करके। मान लिया ऊपर वाला था तो इसमें मान लिया एडेनिन थायमिन डबल, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल, ट्रिपल डबल डबल ट्रिपल डबल, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल, ऐसे। ठीक है, वैसी तरह से नीचे भी। तो ये पहले जो है इस रूप में आ गया। मान लिया ऊपर वाला है ऐसे एडेनिन, फिर थायमिन, फिर गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन थायमिन एडेनिन। तो इनके बीच जो बांड्स जिनके बीच जो रहता है वो प्रेजेंट हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, और फिर ये आपस में नेक्स्ट स्टेप में कुंडलित हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर भी उसी तरह से नीचे भी। तो जो मैं आपको शुरू में बताया था वह स्थिति फिर से आ गई। ठीक, इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अनुलेखन क्या है ये पिछले वीडियो में इसके पहले बताया भी गया था। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। ठीक है,
डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए अनुलेखन इकाई की आवश्यकता पड़ती है। और ये अनुलेखन इकाई क्या है? अनुलेखन इकाई क्या है? तो अनुलेखन इकाई डीएनए का वह भाग होता है जो मैसेंजर आरएनए को बनने में भाग लेता है। ठीक है, यानी कि डीएनए का यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल क्या है? अनुलेखन इकाई है। ठीक है, तो ये वो इकाई है जो डीएनए से आरएनए बनने में हेल्प करेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से इस टोटल भाग में 3 भाग दिख रहा है, 1 2 3। पहला भाग प्रमोटर होता है। ठीक है, पहला भाग क्या होता है? प्रमोटर, जिसे विनायक हिंदी में कहते हैं। इसमें विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है ना। और जो दूसरा होता है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन यानी कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन क्षारक का जुड़ाव होगा। और तीसरा टर्मिनेटर रीजन होता है, यानी समापक भाग, यहाँ पर जो है आरएनए का बनना समाप्त होगा। ठीक, तो ये 3 भाग होते हैं अनुलेखन इकाई के। और ट्रांसक्रिप्शन की दिशा को बात करें तो ये हमेशा 5 से 3' की इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है। दरअसल जो आप प्रमोटर देख रहे हैं ना, प्रमोटर भाग, ये वाला हिस्सा, प्रमोटर में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज आता है। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जो क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, आता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है यही हेल्प करता है इस डीएनए से आरएनए को बनने में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आता है, उस पर एक फैक्टर आता है, कारक आता है, जिसे कहते हैं सिग्मा कारक। इस आरएनए पॉलीमरेज पर एक आएगा सिग्मा कारक। ऐसे सिग्मा का तो आप लोग चिन्ह जानते होंगे। सिग्मा कारक जैसे ही आता है, सिग्मा कारक के आते ही आरएनए पॉलीमरेज से अटैच होते ही सिग्मा कारक का, ठीक है ना, वह क्या करता है? मैसेंजर आरएनए को बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए को बनाना शुरू कर देता है इसमें। ठीक है ना, इस भाग में, स्ट्रक्चरल जीन में। ठीक है, तो कैसे बनता है इसको देखें। यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और पहले से ही कोशिका में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पर आकर एक न्यू स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, और उस स्ट्रैंड पर मान लिया यहाँ पर अगर एडेनिन था तो क्या जुड़ेगा? यूरेसिल। और गुआनिन था तो साइटोसिन। अगर यहाँ पर साइटोसिन था तो गुआनिन, एडेनिन था तो यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन था तो यूरेसिल। ठीक, तो इस प्रकार से ये याद रखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्ट्रैंड बनता है, जबकि इसके पहले जो हम लोग रेप्लिकेशन पढ़े थे डीएनए का, उसमें 2 बना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड बनता है। ठीक, और ये स्ट्रैंड किसका होगा? आरएनए का होगा। ठीक, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिग्मा फैक्टर के ही प्रभाव से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और हाइड्रोजन बांड तोड़ता जाता है। तथा अब यहाँ पर जो है, जैसे हाइड्रोजन बांड टूटते हैं तो उनके साथ बॉन्ड बनाकर ये सब उनके जोड़ी प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसा कि आरएनए में आपको बताया गया था कि जो है थायमिन एब्सेंट होकर क्या हो जाता है, उसकी जगह यूरेसिल हो जाता है। ठीक है ना, अब जैसे ही यह दोनों तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन है, वो जो बना हुआ है यहाँ पर आरएनए जो न्यू बन रहा है इसमें बनेगा स्ट्रक्चरल जीन में। ठीक है, और जैसे ही सिग्मा यहाँ पहुँचता है तो ये यहाँ से हट जाता है और एक नया, जिसे कहते हैं रो फैक्टर, एक नया रो फैक्टर आता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है और ये बना हुआ नया मैसेंजर आरएनए, चूँकि न्यूक्लियस में ये सब घटना घट रही है तो न्यूक्लियस से आउट होकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से
ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ठीक है, अब इसके बाद की बातें अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।